हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपीजीआईसी 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज है लेक्चर नंबर 9 और इस क्वेश्चन में करीबन 25 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यूज हैं हमेशा की तरह। कोई भी सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। और ये जो क्वेश्चंस है आपके एचपीआरसीए का पीजीटी फिजिक्स की जो जॉब निकली हुई है उसमें भी यूज़फुल होंगे। चंडीगढ़ में जो पीजीटी फिजिक्स की अभी वैकेंसीज आ रही हैं उसमें यूज़फुल होंगे। और साथ ही साथ यूकेपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी उतने ही यूज़फुल होने वाला है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिव्स वाइडमैन फ्रेंच लॉ। इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वाइडमैन फ्रेंच लॉ। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको सर्किट थ्योरी का भी लग सकता है और सॉलिड स्टेट में भी इसको आप पढ़ने को देखते हो। तो बेसिक सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है ना, हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो रेशो है वो किसके बराबर होता है, L इंटू टी। जहाँ पर जो T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है और जो L है वो लॉरेंज नंबर होता है। तो सीधा सा आंसर है हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। K अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू L इंटू टी। नेक्स्ट है द रेशो ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला है तो ये होता है 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू न्यू इक्वल्स टू आर सी और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब बोला है लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज n1 इक्वल्स टू 1 और n2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से न्यू एल मतलब लाइमन सीरीज ये हो जाएगा आर सी, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। तो यहाँ से न्यू एल जो है उसकी वैल्यू बनेगी 3/4 आर सी। क्या वैल्यू बनेगी, 3/4 आर सी। और उसके बाद बामर सीरीज के लिए निकाले तो फॉर बामर सीरीज के लिए अगर हम निकालते हैं तो न्यू बामर इक्वल्स टू आर सी। इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसके लिए जो वेरिएशन होगा 1 अपॉन 2 से लेके और 3 तक होगा। तो इसको लिखूंगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा 5 अपॉन 36 और आर सी। अब हमें इन दोनों का रेशो निकालना है, लाइमन का बामर से। तो न्यू एल अपॉन न्यू बी और ये किसके बराबर हो जाएगा 3/4 आर सी और ये किसके बराबर हो जाएगा 5 अपॉन 36 आर सी। तो आर सी से आर सी कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये बनेगा 3/4 और ये हो जाएगा 36/5। तो इसको सिंप्लीफाई करो आप तो ये 9 से कट गया, तो 9 या 27 और अपॉन 5। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 27/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेडियो स्टेशन इज ब्रॉडकास्टिंग एट 10 पावर 10 वॉट। तो पावर दी हुई है यहाँ, पावर दी हुई 10 पावर 10 वॉट। देन द वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर एट अ लोकेशन ऑफ 30 किलोमीटर। तो आर की वैल्यू है 30 किलोमीटर। किलोमीटर को आप सिंप्लीफाई करके लिखो तो 30 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 10 पावर 4 मीटर। तो अगर मेरे को पॉइंटिंग वेक्टर निकालना हो एस इक्वल्स टू पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो एस इक्वल्स टू पी की वैल्यू 10 पावर 10 4 पाई, आर जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 पावर 4 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ से 10 पावर 10 और 4 पाई जो है यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 पाई इंटू ये हो जाएगा 10 पावर 8। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10 पावर 2 अपॉन 36 पाई। इसको सॉल्व करो तो 100 डिवाइड बाय 36 और इसको डिवाइड करो 3.14 से तो ये 0.88 आएगा। तो आंसर आएगा यहाँ पर 0.8846 जो कि आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। हालांकि यहाँ पर था नहीं, करेक्शन करके मैंने लिखा है। नेक्स्ट है इफ द फिलामेंट ऑफ 100 वाट बल्ब हैज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, behaves as a perfect black body, then the wavelength corresponding to maximum in its energy distribution। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का हम यूज करेंगे यहाँ पर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का अगर हम यूज करें तो P की जो वैल्यू है वो होगी सिग्मा ए टी पावर 4।
P इक्वल्स टू सिग्मा ए टी पावर 4। P जो है उसकी वैल्यू है 100 वॉट, सिग्मा जो है उसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10 पावर और -8। एरिया 25 सेंटीमीटर है, 0.25, तो इसको आप लिखोगे 2.5 या 25 इंटू 10 पावर, ये हो जाएगा -6। और उसके बाद टेम्परेचर यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, तो T पावर 4 हो जाएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 100, और यहाँ से ये हो जाएगी 10 पावर 14 प्लस का, क्योंकि -8 ये है और -6 ये हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। इधर बनेगा 5.67 इंटू 25 और T पावर 4, तो T पावर 4 हो जाएगा 10 पावर 16 अपॉन 5.67 इंटू 25। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो टाइम आएगा वो आएगा 2900 केल्विन। हालांकि इतनी लंबी कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिएगा, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व होंगे नहीं। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं तो अगर कैलकुलेटर है तो सॉल्व कर लो, है ना। और या सिंपल कैलकुलेशन है तो करो, अदरवाइज आगे बढ़ जाओ छोड़ के, क्योंकि पता है आपको कि यहाँ कैलकुलेशन लगेगी और आप इससे कुश्ती लड़ोगे, आपको अपनी ईगो पे ले जाओगे कि नहीं मैं तो सॉल्व करके छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, तो फिर टाइम खराब हो जाएगा इसमें। तो अगर कैलकुलेटर है तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना इसको। फिर उसके बाद लगाएंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अगर हम लगाते हैं तो वो बनेगा लैम्बडा टी इक्वल्स टू बी। बी जो है वो कांस्टेंट है, हमें लैम्बडा एम की वैल्यू निकालनी है, तो बी अपॉन टी। बी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.9 इंटू 10 पावर -3, और टेम्परेचर हमारे पास है 2900। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 पावर -6 मीटर। इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में बदलना है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग में बदलना है तो कितना हो जाएगा 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए जल्दी बता रहा हूँ। फिर वही कहूँगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो करना, वो भी लास्ट में। कैलकुलेटर अलाउ है उसके बाद भी अगर आप शुरू में ही फंस गए तो कैलकुलेशन लंबी चौड़ी है, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो इसमें कुश्ती लड़ोगे। तो ऐसे क्वेश्चन को टिक लगा के लास्ट के लिए छोड़ना कि टाइम बचेगा तो करेंगे। नेक्स्ट, द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन आर साइमल्टेनियसली मेजर्ड if the position is located within 1 armstrong, then percentage of uncertainty in momentum। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करना है, तो ये हो जाएगा h कट अपॉन 2। तो यहाँ से डेल्टा p इक्वल्स टू लमसम इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई डेल्टा x हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू 6.634 इंटू 10 पावर -34 और 4 पाई, और x डेल्टा x की जो वैल्यू है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब 10 पावर -10। तो यहाँ से डेल्टा p की वैल्यू निकाल लो आप। तो डेल्टा p की वैल्यू 6.634 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3.14, तो ये बनेगा 5.27 इंटू 10 पावर -25। ये हमारे पास डेल्टा p की वैल्यू बन जाएगी। तो हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो परसेंटेज का मतलब है डेल्टा p अपॉन p की वैल्यू निकालनी है इंटू 100% करके। तो डेल्टा p की वैल्यू तो आ गई 5.27 इंटू 10 पावर -27, ये तो आ गया। अब आपको क्या निकालना है, p निकालना है। तो p कैसे निकालोगे, आपको दिया हुआ है 1 किलोवाट इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा 2me। तो p की वैल्यू हो जाएगी 2, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 पावर -31, और e की वैल्यू 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 इंटू 10 पावर -16 हो जाएगा। तो यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल लोगे, तो p की वैल्यू बनेगी हमारे पास 1.7 इंटू 10 पावर -23। तो ये वैल्यू यहाँ रखनी है 1.7 इंटू 10 पावर -23, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो तुम्हारा आएगा वो आएगा 3%। आंसर क्या आएगा 3%, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन A21 एंड B21। ये कॉफिशेंट्स होता है आइंस्टीन के कॉफिशेंट्स, A और B कॉफिशेंट्स का रेशो बताना है। तो ये तो रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ जो रेशो होता है 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन ये होता है c क्यूब, है ना। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट,
व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ रॉड एल इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो है 0.8 सी, लेंथ बतानी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एल प्राइम इक्वल्स टू एल अपॉन गामा। तो ये हो जाएगा एल, गामा की वैल्यू 1 अपॉन गामा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय अंडर रूट 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से एल प्राइम इक्वल्स टू एल, एल जो है उसको ऐसा का ऐसा रहने दो, 1 माइनस वी की वैल्यू 0.8, 0.8 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 0.64 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कट गया। तो यहाँ से एल प्राइम इक्वल्स टू एल, ये बन गया 0.36, सिंप्लीफाई करेंगे 0.6 एल, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, यूजिंग बूलियन एल्जेब्रा टेक्निक द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो ये ए बी प्लस ये बनेगा ए बी, इनको मल्टीप्लाई करते चलो, ये बनेगा ए सी प्लस ये बनेगा बी इंटू बी, बी स्क्वायर मत लिखना, और ये बनेगा बी सी। सबसे पहले ए बी इंटू ए बी, तो यहाँ पर ए प्लस ए कितना आएगा, ए आएगा, तो ये लगाया मैंने ए प्लस ए सी प्लस बी बी, बी और बी, इसका क्या बनेगा, बी बनेगा, तो यहाँ लिख दिया बी, और ये हो गया बी सी। उसके बाद इसमें से कॉमन निकाला मैंने ए, तो ये बन गया 1 प्लस सी, और इसमें से कॉमन निकाला मैंने बी, तो ये बन गया 1 प्लस सी, नहीं एक मिनट रुकना, बी प्लस ए सी, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, अच्छा ए बी प्लस ए बी, यहाँ पर ए बी लिखोगे ना, एक मिनट रुकना, ए बी प्लस ए बी, तो ये ए बी लिखोगे यहाँ ए बी, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये लिखा गया। तो अब यहाँ पर आप ये वाला यहाँ पर लिखा मैंने ए बी प्लस ए सी, और प्लस यहाँ से कॉमन निकाला बी, तो ये हो गया 1 प्लस सी। तो 1 प्लस सी किसके बराबर, 1 प्लस सी, 1 प्लस सी किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ से बनेगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी, अब b कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 1 प्लस ए, तो ये हो गया ए सी, तो यहाँ से 1 प्लस ए इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा b प्लस ए सी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, b प्लस ए सी, है ना, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, b प्लस ए सी आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन हो गया सेकेंड। नेक्स्ट है, द फिनोमेना दैट टेक्स प्लेस विद नो चेंज इन एंट्रोपी एंड वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो वो फिनोमेना जिसमें एंट्रोपी और वॉल्यूम दोनों में ही चेंज नहीं होता, उसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो फॉर सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकेंड ऑर्डर का जो फेज ट्रांजिशन होता है उसमें होता क्या है, एंट्रोपी जो है वो होती है कंटिन्यूअस, एंट्रोपी कंटिन्यूअस, वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यूअस, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, वॉल्यूम कंटिन्यूअस। और तीसरा जो है नो लेटेंट हीट, नो लेटेंट हीट, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन, सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन और फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन, और फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन, फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट है, अ प्रिसीजन करंट शंट इज मेजरिंग 100 मिली वोल्ट्स अक्रॉस इट। तो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो है 100 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट मतलब कितना हो गया, 0.1 वोल्ट। दिस इंडिकेट्स करंट ऑफ 25 एम्पियर, आई इक्वल्स टू 25 एम्पियर। व्हाट इज द एक्चुअल रेजिस्टेंस ऑफ दिस शंट, तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, तो ये हो गया 0.1। तो व्हाट इज द एक्चुअल रेजिस्टेंस, करंट की वैल्यू है 25, तो यहाँ से बनेगा 0.04 ओमेगा, 0.04 ओमेगा विच इज ऑप्शन, नहीं एक मिनट सॉल्व करने दो इसको, 0.1 डिवाइड बाय 25, तो 0.004 आएगा ना, हाँ 0.004, 0.1 अपॉन
0.004 आएगा। आंसर हमारे पास आएगा 1.004। नेक्स्ट है आइंस्टीन रिलेशनशिप बिटवीन द डिफ्यूजन कांस्टेंट डी एंड मोबिलिटी म्यू। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन होता है के टी अपॉन ई। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? थर्ड आएगा। नेक्स्ट है स्टिमुलेटेड एमिशन कैन टेक्स प्लेस फ्रॉम एन एटॉमिक सिस्टम इन मेटा स्टेबल स्टेट्स ओनली, ग्राउंड स्टेट्स ओनली, एनी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब होता है जब भी एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है और उसके साथ एक मैचिंग एनर्जी का जो फोटोन है वो स्ट्राइक करता है, उसके साथ हिट करता है, तो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। तो ये कोई मेटा स्टेबल स्टेट के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये किसी भी स्टेट में हो सकता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट द क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट में दिए हैं, हमें वैल्यू पूछी है ये वाली वैल्यू, तो हालांकि ये तो रट्टाफिकेशन वाला है, फिर मैं बता देता हूँ। पी सी जो है उसकी वैल्यू होती है ए अपॉन 27 आर बी स्क्वायर, ए अपॉन 27 आर बी स्क्वायर, आर नहीं आएगा बी आएगा सिर्फ, 27 अपॉन ए अपॉन 27 बी स्क्वायर। इसी तरह से वी सी की वैल्यू होती है 3b और टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू होती है 8a अपॉन 27 आर बी। तो रेशो आर टी सी अपॉन पी सी वी सी, तो आर टी सी की वैल्यू 8a अपॉन 27 आर बी, पी सी की वैल्यू a अपॉन 27 बी स्क्वायर और वी सी इक्वल्स टू 3b। तो अब देखो यहाँ क्या कट रहा है, 27 से 27, आर से आर कट गया और ये वाला जो b है ये b इससे कट गया और ये b इससे कट गया, a से a कैंसिल हो गया। तो आंसर तुम्हारे पास क्या आया? 8/3। क्या आंसर आया? 8/3। नेक्स्ट है, ये तो मैंने तुम्हें काफ़ी बार कराया है, राम का जो है वो याद रखो, सबसे ज़्यादा होगी RMS, फिर होगी एवरेज और फिर होगी मीन। तो RMS सबसे ज़्यादा होगी, तो ये याद रखो, इसका तो सीधा सा फंडा है। नेक्स्ट है अ स्पेसशिप लीव्स अर्थ एंड मेंटेन्स अ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स जो होता है रिलेटिविस्टिक फोर्स, रिलेटिविस्टिक फोर्स, उस रिलेटिविस्टिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल्स टू गामा क्यूब m नॉट a, और गामा जो है उसकी वैल्यू होती है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फिर बोला है स्पीड अगर बढ़ेगी तो एज v इंक्रीजेस, तो सीधी सी बात है जो गामा है वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और गामा इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या करेगा? फोर्स को कांस्टेंट रखना है आपको। तो आपको क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया? F अपॉन गामा क्यूब m नॉट a, और ये हो गया। तो टू कीप फोर्स कांस्टेंट, टू कीप फोर्स कांस्टेंट, फोर्स को आपको कांस्टेंट रखना है और गामा इंक्रीज कर रहा है, तो गामा इंक्रीज कर रहा है तो ए क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ए क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट गणित है, सीधा सा। नेक्स्ट है रेजोनेंस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, फोर्स्ड वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो रेजोनेंस कब होता है? रेजोनेंस होता है जब कोई पेरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो पेरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर काम करता है तो रेजोनेंस होता है, जो कि किसकी कंडीशन होती है? फोर्स वाइब्रेशन की कंडीशन होती है। नेक्स्ट है अ रडार हैज अ पावर ऑफ 1 किलोवाट एंड इट्स ऑपरेटिंग एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज। इट इज लोकेटेड ऑन अ माउंटेन टॉप of height 500 meter, the maximum distance up to which it can detect object located on the surface of the earth। फॉर्मूला होता है इसका d इक्वल्स टू √2RH। तो 2r, r की जो वैल्यू है वो है 6.4 इंटू 10⁻6 और h जो है वो हो गया 500 मीटर। तो यहाँ से कितना आएगा? 6.4 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 10⁻9। तो यहाँ से आप इसको लिख दो 64 इंटू 10⁻8, तो 64 का हो गया 8 और ये हो गया 10⁻4, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर। तो आंसर आ जाएगा कितना? 80 किलोमीटर। नेक्स्ट है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर Ni इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है AT⁻3/2 E⁻−ES अपॉन KT, ये फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ एन आई और टी का रिलेशन पूछा है, तो एन आई प्रोपोर्शनल हो गया टी पावर 3/2, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। नेक्स्ट, सर्कुलर डिस्क रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये डिस्क हो गई, ये ऐसे नीचे आ रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो ये तो किसके बराबर होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और प्लस ये किसके बराबर होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई जो है डिस्क के लिए उसके सेंटर के अबाउट कितना हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। ये एक्सेस के अबाउट आई जो है वो कितना हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन आर। तो यहाँ से रखेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हाफ इंटू हाफ एम आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कट गया। तो यहाँ से आपके पास ये बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आई की टोटल वैल्यू है वो बन जाएगी 3/4 एम वी स्क्वायर, तो के आर अपॉन के। तो ये रोटेशनल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो 3/4 एम वी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, फिर हमें बोला है रेजोनेंस, सिंगल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के लिए क्या कंडीशन होगी। तो एम्पलीट्यूड ए एम इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन अंडर रूट ए ओमेगा स्क्वायर माइनस बी ओमेगा प्लस सी, where A naught, A, B and C are positive. The condition for single resonant frequency, for only resonance frequency denominator must have a repeated root, तो इसके लिए इसका रूट जो है रिपीटेड होना चाहिए, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर। दैट मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो, 0, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो, इक्वल्स टू 4ac हो। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो डिक्रीमेंट, सॉरी, तो इसका मतलब ये है कि डिक्रीमेंट, ये जो है इसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट। तो हैंस डिक्रीमेंट, ये डिक्रीमेंट किसके बराबर होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की बेसिकली बात चल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, एम की वैल्यू दी है, एम की वैल्यू है 9। फिर बोला है व्हेन इट इज एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस, तो एफ नॉट प्लस एफ ई, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो m हमारे पास होता है एफ नॉट अपॉन एफ ई, तो यहां से एफ नॉट की वैल्यू आएगी 9 एफ ई। तो यहां अगर मैं वैल्यू रख दूं तो ये बन जाएगा 10 एफ ई, यहां वैल्यू रख दूं तो ये बन जाएगा 10 एफ ई इक्वल्स टू 20। तो एफ ई जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है एफ नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 18 और 2, तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो वी बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर ये है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये अगर रिवर है तो बोट ऐसे जा रही है। रिवर की जो विड्थ है वो दे रखी है आपको 1 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ यानी कि ये वाला पाथ, ये कितनी देर में निकाल रही है, 15 मिनट में। तो वेलोसिटी निकाल लो यहाँ पर, तो ये वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, डी अपॉन टी। तो v इक्वल्स टू डी, डी की वैल्यू 1 किलोमीटर अपॉन 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब हो गया 1/4, 15 मिनट मतलब 1/4 घंटा। तो यहाँ से आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाली जो वेलोसिटी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर, और ये वाली वेलोसिटी है ये हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर यानी कि आपको ये पूछा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 5a²
ये वी आर मतलब रिवर की वेलोसिटी, 4 स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो यहाँ से वी आर स्क्वायर ये हो जाएगा 25 माइनस 16, तो ये हमारे पास बचेगा 9। तो वी आर की वैल्यू आ जाएगी 3। तो वी आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। नेक्स्ट है लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिव्स इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्बडा 1 की वैल्यू है 300 आर्मस्ट्रॉन्ग और काइनेटिक एनर्जी यहां पर बन रही है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमें बोला है वेवलेंथ को चेंज कर दिया जाए, तो वेवलेंथ कर दी 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी कम होगी ये पूछा है हमें। तो हमारे पास आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है hc/λ -5 ऐसा होगा। तो सिंपल सी बात है, यदि लैम्बडा की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, लैम्बडा 2 जो है वो लैम्बडा 1 से कम हो गया, तो जो K2 है वो ज़्यादा होगा किससे, K1 से। K2 ज़्यादा होगा यानी कि ग्रेटर देन 0.5 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद एम्पलीट्यूड A and time period T, then the time required by it to travel a distance from x equals to A to x equals to A/2। x की वैल्यू A cos ओमेगा t, ये हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ले ली। तो एट x इक्वल्स टू A, तो यहाँ पर बनेगा A इक्वल्स टू A cos ओमेगा t। तो cos ओमेगा t की वैल्यू बनी 1, तो यहाँ से t जो है ओमेगा t उसकी वैल्यू आएगी 0। ओमेगा टी की वैल्यू आएगी 0, तो यहाँ से t जो है वो आ जाएगा 0, यानी कि जब टाइम 0 है तो x इक्वल्स टू A, इनिशियल पोजीशन पर आप बैठे हो मैक्सिमम पोजीशन पर। व्हेन x इक्वल्स टू A/2, तो A/2 यहाँ पर रखोगे, A/2 ये होगा A cos ओमेगा t। तो cos ओमेगा t जो है उसकी वैल्यू बनेगी 1/2। तो cos ओमेगा t 1/2, 1/2 कब आएगा, जब ये होगा 60 डिग्री, 3/6 π/3 cos π/3 cos π/3। तो यहाँ से ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो हो गई π/3, ये हो गया 2π/T इंटू टी π/3। तो यहाँ पाई से पाई कट गया और टी की वैल्यू निकाल लें, तो टी की वैल्यू आ जाएगी T/6, कैपिटल T/6। तो आंसर आ जाएगा कैपिटल T/6। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।